हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। द टॉपिक ऑफ द डे इज इंडिया पाकिस्तान वॉर। हम लोगों को ये फैक्ट काफ़ी फैसिनेट करता है कि हमने पाकिस्तान को 3 बार हराया है। और हाँ, करना भी चाहिए क्योंकि सचमुच हराया है। अगर आपकी पाकिस्तानी हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी है, पाकिस्तान की नहीं है, तो ही ये बात लागू होती है। नहीं तो आपके मुताबिक तो खैर हराया हुआ है 3 बार और आपका बस नहीं चलता। नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान ही है जो नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर लेके गया था। खैर, वो सब बातें साइड में रखते हुए, इंडिया, हमें पता है कि हमने उनको 3 बार हराया है। स्टिल हम कहीं कहीं जब आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ होती हैं तो इंडियंस फैक्चुअली तो उनको करेक्ट फिर भी नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना होता है कि हम लोगों को खुद को नुआंसेस नहीं पता उस वॉर के। हमें पता है कि 1965 वॉर हुआ, उसके बाद फिर बर्थडे भी बना, बांग्लादेश हुआ है, ये सब चीज़ें हमें पता है, बट स्टिल हम फैक्चुअली करेक्ट नहीं होते हैं। कुछ दिन पहले जब आपने 2019 में देखा होगा आर्टिकल 370, उसको जब उसके कुछ प्रोविजंस थे जो स्पेशल स्टेटस मिलता था कश्मीर को, वो हमने रिवोक किया था। उसके भी फैक्चुअल हमें नहीं पता। हमें न्यूज़ पता है, हम उसको, और जब हम फैक्ट में नहीं जाते हैं, हमें उनकी नुआंसेस नहीं पता होता है, तो हम वो आरोप वाला गेम चालू करते हैं कि अगर यार ऐसा नहीं होता तो शायद ये हो जाता, अगर वो यूएन में नहीं ले जाते तो आज परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग होती हैं, आज तो हम स्वर्ग में होते। ऐसी बातें वही करते हैं, या तो उनकी फैक्ट बिल्कुल गलत होते हैं, दूसरा या फिर उनको इतिहास की बिल्कुल समझ नहीं होती। तो आज हम वही सब चीज़ों से, आरोप प्रत्यारोप वाले गेम से बचते हुए ये वीडियो में थोड़ी सी प्रैग्मेटिक बात करेंगे। क्योंकि आर्टिकल 370 अगर आपने पढ़ा है और आप अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर तक नहीं गए वो पढ़ते हुए, तो फिर आपने आर्टिकल 370 ढंग से पढ़ा ही नहीं। अगर आपने आर्टिकल 370 पढ़ा और कश्मीर का इतिहास ही नहीं पढ़ा कि कहाँ से क्या चालू हुआ, कैसे वो फ्लो हुआ। आर्टिकल 370 कुछ 2 साल में होने वाली चीज़ थोड़ी ना थी। वो स्पेशल स्टेटस मिलना कोई एक सडन इवेंट थोड़ी ना था। वो एक लंबा दौर था, वो एक प्रोसेस था, और आपने जब प्रोसेस को ही नहीं समझा तो आप फिर फैक्ट कैसे बताते हैं लोगों को, आप लोगों को कैसे इतने कॉन्फिडेंटली चीज़ों को बता देते हैं। तो वही चीज़ों को समझने के लिए आज हम इस वीडियो में जुड़े हैं। द फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसमें आप कश्मीर भी पढ़ेंगे, जिसमें आप जूनागढ़ भी पढ़ेंगे, बाकी 565 रियासतें पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वीपी मेनन का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, सबका कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। हम किसी पे आरोप नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि अगर कोई हमारा लीडर था तो डेफिनेटली उसने कभी ये तो नहीं चाहा होगा कि हमारी ज़मीन पाकिस्तान के पास चली जाए। तो हम बड़ी प्रैग्मेटिक बातें करेंगे और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे तो 1940 से ही करना पड़ेगा। वो दौर, खैर उस पीरियड में काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही थी। अगर मैं सिर्फ 1940 ही समझाने जाऊँ तो काफ़ी कुछ है समझाने के लिए, बट हाँ, उसमें से कुछ मेजर चीज़ें जो हमारे काम की हैं वो तो क्या थी। एक तो कम्युनलिज्म का काफ़ी राइज हो रहा था, दंगे, सिर्फ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ रहा था। आपने जिन्ना का सुना होगा, पाकिस्तान की डिमांड जोरों शोरों से थी। उन्होंने कहा हमें तो एक नया देश चाहिए, पाकिस्तान। उस पूरे पॉइंट पे एक चीज़ थी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। हम आज़ाद होने वाले थे। हमारे फोर फादर्स के लिए बड़ी बहुत बड़ा दिन था वो, क्योंकि जो 300 साल का स्ट्रगल पीरियड था, जो 300 साल तक हमने देखा था कि हम आज़ाद कब होंगे, वो अब अंततः पूरा होने आ रहा था। पूरा होते हुए कुछ ऐसी उसमें खामियां ये रह गई कि हम आज़ाद तो हुए, बट आज़ादी हमें एक बंटवारा भी देके गई। पहला प्रोविज़न तो हमें पढ़ के बहुत मज़ा आता है कि इंडिया है वो अब आज से आज़ाद देश होगा, बट उसमें जब हम दूसरा प्रोविज़न पढ़ते हैं, दूसरा प्रोविज़न क्या था कि उसमें 2 इंडिपेंडेंट नेशन होंगे। और यही वो चीज़ थी कि हमारे देश को एक बांट दिया गया, उसमें से फिर एक नया देश का जन्म हुआ, पाकिस्तान। और फिर वो पाकिस्तान आज भी आप देखते हैं कि इतनी लड़ाइयाँ हैं, हम पाकिस्तान से हारना तो बिल्कुल भी कबूल ही नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, इस फैक्ट को, चाहे वो क्रिकेट मैच हो चाहे वॉर हो। ये दो के साथ एक और तीसरी बड़ी अहम चीज़ है। वो अहम चीज़ थी कि बाकी जो 565 रियासतें थीं, जो प्रिंसली स्टेट थी, जो ब्रिटिश के राज में भी इंडिया का पार्ट तो थी, बट उसको ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता था। उनको उनने सेमी इंडिपेंडेंट बॉडी बना रखा था। उन्होंने कहा कि जो इंडिया है, इंडिया मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा जो आप इंडिया देखते हैं, कुछ कुछ राष्ट्र
जो ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल करता था। कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर, ये सब इंडिपेंडेंट थे, ये रियासतें थीं। उनको ऑप्शन दिया गया, आप या तो इंडिया से जुड़ जाइए या फिर पाकिस्तान से जुड़ जाइए। अब बात ये थी, हमारे पास तो वल्लभ भाई पटेल जैसे या फिर वीपी मेनन जैसे लीडर थे, बट पाकिस्तान के पास तो नहीं थे। तो 565 में से वल्लभ भाई पटेल ने लगभग टॉप ही किया था एग्जाम। 565 में से 562 तो उनने बड़ी आसानी से इंडिया के हाथ में कर ली थी। पेज जो फंसा था वो फंसा जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर में। ये तीनों जो प्रिंसली स्टेट थी, इनमें से जो दो थी, जूनागढ़ और हैदराबाद, जूनागढ़ के तो जो राजा थे वो ही मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो पाकिस्तान से ही मिलेंगे, हमारा तो कोई और विचार है ही नहीं। बट दिक्कत क्या थी कि जूनागढ़ की जो जनता थी वो मैक्सिमम जो बोलते हैं हिंदू थी। अब जूनागढ़ की जनता हिंदू है, राजा मुस्लिम है, वो बोल रहा है कि हम तो पाकिस्तान से जुड़ेंगे, बट जनता तो ये कभी कबूल नहीं करने वाली। हैदराबाद में खैर निज़ाम थे, निज़ाम की काफ़ी चलती थी, हैदराबाद सबसे बड़ा रियासत भी थी, तो उनका भी कहना यही था हम तो पाकिस्तान से जुड़ेंगे। अब आप खुद सोच के देखिए, ये इंडिया है, यहाँ ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ वेस्ट, मतलब ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, बाद में हमने आज़ाद कराया, हैप्पी बर्थडे मनाया, तो ये वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान, ये आपका इंडिया। आप कहाँ इससे जुड़ने जा रहे हैं सर? कहाँ आप यहाँ से यहाँ कहाँ जुड़ने जा रहे हैं? कैसे जुड़ेंगे? ये खैर उन्होंने सोचा या नहीं सोचा, वो खैर छोड़िए बात को, बट इनके कुछ ऐसे ही विचार थे। तीसरा था कश्मीर। कश्मीर का तो आपको सबको पता है, राजा हरि सिंह वो हिंदू लीडर थे, बाकी जो लोग थे, जो वहाँ की जनता थी, वो मेजोरिटी मुस्लिम थी। अब बात यह आती है कि आप तो हमें कश्मीर कश्मीर पढ़ा दो, और लोग अमूमन यही करते हैं कि हम तो कश्मीर पढ़ लेंगे, इतनी तारीख को ये हो गया था। बट इस पॉइंट पे इश्यू क्या होता है कि आपने अगर कश्मीर पढ़ा है तो आप सिर्फ और सिर्फ कोसना ही करेंगे, आप किसी पे वो आरोप वाला गेम ही खेलेंगे। वो क्यों खेलेंगे? क्योंकि जब आप किसी चीज को अकेले में देखेंगे तो आप बोलेंगे क्यों प्लेबिसाइड कराना है नेहरू जी, क्यों प्लेबिसाइड कराना है? अरे सर, अगर आपको ये पता होता ना कि कुछ समय पहले जूनागढ़ में भी एक प्लेबिसाइड हुआ था जो हमने ही कराया था, तो आप ऐसी बातें नहीं करते। तो हम चीजों को कनेक्ट करके, जो कनेक्टिंग द डॉट्स है, उसको तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम उस टाइम का एनवायरमेंट, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है, कोई देश का होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, तो उसके सामने केवल एक मुद्दा नहीं था, उसके सामने 565 प्लस और भी 1000 तरह की प्रॉब्लम थी, और उसको वो सारी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करना था। तो अब वो एक साथ कैसे सॉल्व की, आज हम वही देखेंगे। थोड़ी सी टाइमलाइन देखते हैं, टाइमलाइन तो समझना ही चाहिए। कश्मीर जून 1947, हम आज़ाद नहीं हुए हैं, हमें अभी टाइम है, अगस्त में होने वाले हैं। माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे वो राजा हरि सिंह जी के पास गए, उन्होंने कहा कि सर आप डिसाइड कर लीजिए, 562 लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि किसके साथ जुड़ना है। अगर आपको पाकिस्तान के साथ जुड़ना है तो आप चले जाइए, इंडिया को कोई इशू नहीं होगा। आपको इंडिया के साथ जुड़ना है तो पाकिस्तान का इंडिया देख ही लेगा, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री और उनकी मिलिट्री में जमीन आसमान का फर्क है। और पर राजा हरि सिंह बोलते हैं कि नहीं, ये सब नहीं, आप बताइए मैं आज़ाद होना चाहूँ तो क्या। अब माउंटबेटन ने कहा कि खैर हमने तो आपसे बोल ही रखा है कि आप खुद को अगर इंडिपेंडेंट बॉडी या इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट वो थोड़ा सा प्रैग्मेटिक तरीका नहीं है, प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, क्योंकि आप दो बड़े बड़े देशों के बीच में फंस के रह जाएंगे, और एक ना एक देश कभी ना कभी उस चाह में आपको अपने अंदर ले ही लेगा। बट राजा हरि सिंह को ये बात समझ नहीं आई, उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, और ये करते करते उन्होंने वो बात को टालते गए। उसी टाइम पे जो आज़ादी के बाद सितंबर 1947 में जूनागढ़ में, जो मैंने बताया था, उनका तो राजा थे, उनका एक अलग ही माइंड चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेंगे पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। अब जैसे ही जुड़े तो स्वाभाविक बात है कि ना ही हमें पसंद आएगी, ना ही वल्लभ भाई पटेल को पसंद आएगी, ना ही नेहरू को पसंद आएगी, ये बात ना किसी को पसंद आई। यहाँ की जनसंख्या हिंदू थी ही, क्योंकि वहाँ की जनता को भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने विरोध किया, राजा को रातों रात पाकिस्तान वापस भागना पड़ा। तो डिफॉल्ट तो खैर हमारे पास आ ही गई थी, बट हमने कहा कि यार अगर हम किसी देश को या किसी राज्य को
जो ब्रिटिश करता था उसी तरीके से अपने में मिलाएंगे कि उनका राजा भाग गया है तो एक काम करते हैं हम अपने में मिला लेते हैं, तो फिर हम में और ब्रिटिश में क्या फर्क रह गया। तो हमने तरीका निकाला कि नहीं नहीं नहीं, एक प्लेबिसाइड कराएंगे। तो जनवरी में एक प्लेबिसाइड हुआ और वो तो खैर एक औपचारिकताएं थी, 99% इंडिया के फेवर में पड़े वोट। उन्होंने कहा कि हमें तो इंडिया के साथ होना है और बड़े धूमधाम से जूनागढ़ तो इंडिया के साथ हो गया। तो अब वल्लभ भाई पटेल का स्कोर हो गया है 563, जो 565 थी। अब सिर्फ 2 का इश्यू बचा था, उसमें से एक थी हैदराबाद। मैंने बताया सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा एक बोले प्रिंसली स्टेट, सबसे बड़ी रियासत, सबसे पैसे वाली भी थी। इनका भी मन था कि हम तो पाकिस्तान से ही मिलेंगे। अब बात इनको ये चीज़ भी समझ आ रही थी कि ये तो बड़े प्रैक्टिकल थे कि यार मिलेंगे कैसे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान तो इतना दूर, वेस्ट पाकिस्तान के तो कोई कहने ही नहीं है, वो और दूर, तो हम मिलेंगे कैसे। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, ये 1947 है, नवंबर 1947, इन्होंने साइन किया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1 साल का। उन्होंने कहा सर एक काम करो, 1 साल तक ना आप हमसे कुछ बोलो ना हम आपसे कुछ बोलते हैं, हम फिगर करते हैं, फिगर आउट करते हैं, कुछ चीज़ें निकलती हैं तो ठीक है। अब इस पे राजी होना भी था कि वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है, जब तक 1 साल भी मिल जाएगा, 1 साल में बाकी परेशानी है कश्मीर जूनागढ़ ये सब निपटा लेंगे, तब तक एक काम करते हैं आप भी 1 साल करिए। तो उन्होंने उनको लग रहा था कि उन्होंने हमें 1 साल दिया है और हमको लग रहा था कि हमने उनको 1 साल दिया है। तो ये उनको 1 साल स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ और आगे बढ़ गई कहानी। आगे कहाँ बढ़ी, ये टाइमलाइन है कश्मीर की। अब ध्यान से सुनिए, 20 अक्टूबर 1947 जिन्ना वगैरह को समझ आ गया कि जूनागढ़ में क्या क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, सेम किस्सा हम अपनाएंगे, जो टेक्निक उनकी थी वही टेक्निक हमारी चलेगी। उन्होंने अपनी गाड़ियों में भर के, जो पठान थे, आर्मी मतलब ड्रेस में नहीं आए थे, ऑफिशियली आर्मी नहीं थी, बट हाँ जो पठान थे उनकी एक आर्मी ही समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि तुम श्रीनगर की तरफ जाओ, कश्मीर अपना ही होगा। 20 अक्टूबर को वो लोग आर्मी की तरफ निकले। 23 अक्टूबर को वो उरी तक पहुंच गए। आपने मूवी देखी होगी उरी, तो उरी तक वो पहुंच चुके थे। अब ये न्यूज़ राजा हरि सिंह को ही मिल रही थी, ये न्यूज़ वहां पर वल्लभ भाई पटेल को ही मिल रही थी। तो राजा हरि सिंह ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आर्मी बड़ी बहुत शक्तिशाली है। उनको पता नहीं किस बात का अलग ही घमंड था कि उनकी आर्मी पता नहीं क्या है, उनको लगता था पाकिस्तान को हरा देंगे। तो उन्होंने अपने जनरल से कहा कि लो जाओ, पर जनरल ने उनसे बोला कि अपनी आर्मी में 40% मुस्लिम हैं, क्योंकि आपने मुस्लिम का उतना ज़्यादा कुछ भला किया नहीं और आप इतने फेमस कोई राजा थे भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर अपनी जो आर्मी है वो मुस्लिम है, और अगर उनको थोड़ा सा प्रलोभन मिला वहाँ जाकर, उनसे अगर बोला गया कि चलो अपन तो मुस्लिम राज्य बनाएंगे, तुम्हें ये सुविधाएं मिलेगी, तो हो सकता है कि वो उनसे जुड़ जाएं। पर नहीं, उनको तो अपना अलग, उनको लगा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं बड़ा अच्छा राजा हूँ। तो आर्मी गई और जैसा डर था वो हुआ, 40% आर्मी उरी तक आते आते उनके साथ सम्मिलित हो गई। अब वो बाकी लोग क्या बचाते। उरी में वो पुल था, पुल तोड़ दिया गया, वो खैर काफ़ी अच्छी कहानी है, हम कहानियों में नहीं जा रहे हैं। वो पुल को गिरा दिया गया था कि उनको और टाइम मिल गया था ताकि वो आर्मी यहाँ पर ना आ पाए, तो इससे हमें और टाइम मिला। तो वो टाइम का फ़ायदा उठाया इंडिया ने, और वो पुल गिरना इंडिया के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। उसी टाइम जो वीपी मेनन थे वो दिल्ली गए, उन्होंने बात की नेहरू और माउंटबेटन से। तो माउंटबेटन ने कहा कि नहीं नहीं आप उनकी मदद मत कीजिए। तो वही है, पटेल तो थोड़े से वैसे मिजाज के थे भी, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, हम मदद क्यों ना करें, हमें तो कश्मीर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो कश्मीर है वो एक इंडिपेंडेंट है अपने अभी के रूप में, आपके साथ उन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया, वो एक दूसरा राज्य है। अभी आप नए नए आज़ाद हुए हैं, 1945 में हमने यूएन बनाया है ब्रिटिश वगैरह ने, और हमने यूएन क्यों बनाया है, ताकि कोई इंटरनेशनल वॉर ना हो। और आप क्या कर रहे हैं, अभी ये नए नए देश और दूसरे देश के लिए लड़ाई करने जा रहे हैं। अगर वो आपका देश होता तो समझ भी आता, आप फालतू इंटरनेशनल वॉर चालू कर रहे हैं, यहाँ हम World War I World War II से परेशान है। तो ये चीज़ भी सही थी कि वो दूसरा राज्य है। तो वीपी मेनन ने कहा ठीक है मैं श्रीनगर जाता हूँ। वो श्रीनगर पहुंचे। 25 अक्टूबर को बारामूला जगह है थोड़ी सी और आगे, ये समझ लीजिए उससे 50-70 किलोमीटर कुछ होगी श्रीनगर से। बारामूला में ये जो आर्मी थी ना, इनको आर्मी तो खैर बोलना ही नहीं चाहिए, इतने दरिंदगी जो उन्होंने वहां पर दिखाई है, रेप ही रेप हुए हैं जितनी भी वहां पर, सिर्फ और सिर्फ मिशनरीज नहीं, जो मुस्लिम महिला भी थी उनके साथ भी रेप किया है। इतने दरिंदगी, इतने दरिंदे लोग, इतनी दरिंदी आर्मी
मतलब ये आज भी आप किसी भी सीरीज में देखेंगे तो बारामूला का जिक्र होता ही है, वो बारामूला का इंसिडेंट। वहां की जनसंख्या इनने 1/3 रहने दी थी। सोच के देखिए कितना कितना मैसेकर किया होगा उन लोगों ने। इस तरह की इनकी आर्मी, इस तरह का इनने वहां किया। ये देखकर राजा हरि सिंह को और पछतावा हुआ कि ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह, मतलब वो एक भेड़िए वाली हरकत हुई थी उस पूरे पर्टिकुलर बारामूला के इंसिडेंट में। तो वीपी मेनन को समझ आया, उनने वीपी मेनन से कहा भी, तो वीपी मेनन वापस आए दिल्ली। उन्होंने कहा कि आप तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन दीजिए, मैं लेके जाता हूँ, साइन कराएंगे। तो वहां से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन लेके राजा हरि सिंह के पास गए। राजा हरि सिंह समझ गए थे कि ये बारामूला तक तो आ ही चुके हैं, वहां पर आर्मी तो कुछ कर नहीं पा रही है। 26 अक्टूबर को रात में राजा हरि सिंह ने साइन कर दिया। अब बात क्या है, अभी सिर्फ राजा हरि सिंह ने साइन हुआ है। राजा हरि सिंह के साइन करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को भी करना है इंडिया में, तब जाके ही तो ये एक्सेशन कंप्लीट होगा। अब 26 अक्टूबर तो हो ही चुकी थी। रात में काफी फेमस किस्सा है कि राजा हरि सिंह ने अपने जो थे उनको पिस्तौल दे के सोए थे कि अगर सुबह तक इंडिया की आर्मी ना आए तो मेरे को आप गोली मार देना, मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। खैर ऐसा हुआ नहीं, काफी फिल्मी सीन था। वापस पहुंचे, 26 की रात में पहुंचे थे, 27 की सुबह माउंटबेटन ने उसको साइन कर दिया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कंप्लीट हो चुका था। अब कश्मीर जो है वो एक इंडिया का पार्ट था। कश्मीर इंडिया का पार्ट हो चुका है। हमने भी अपनी आर्मी भेजी 27 अक्टूबर को, जो आपने मूवीज भी देखी हैं सेम वही सीन हुआ। उन लोगों ने, जो पाकिस्तान की आर्मी थी, उन्होंने चारों तरफ से घेरा हुआ था। इंडिया की आर्मी ने गया, सारे एरोप्लेन से उन पर हमला किया और काफ़ी आसानी से पार्ट हमारा बन चुका था। तो ये सब चीज़ों को जिन्ना भी देख रहे थे। उन्होंने भी देखा था पुराना इतिहास कि जूनागढ़ में क्या हुआ है। वहाँ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे, बट वहाँ की जो आबादी थी वो तो हिंदू थी। तो वहां पर उन्होंने देखा था प्लेबिसाइड वाला पूरा खेल, तो उन्होंने कहा हाँ यही तो हमें करना है। तो जिन्ना का माइंडसेट था कि मैं क्या करूं, उधर जाके इंडिया में सेम जो हमारे साथ जूनागढ़ में हुआ है वही कश्मीर में कराते हैं, आसान है। तो वो तो फुल कॉन्फिडेंस में थे कि कश्मीर तो पाकिस्तान का पार्ट होगा, मुकम्मल पाकिस्तान बनने वाला है। बट ऐसा होने देना कोई पॉसिबल था नहीं, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग हमारे साथ थे। अब वो टाइम आ चुका है जहां पर लोग वो क्रिटिसाइज, वो आरोप वाला जो मैं इतना बोल रहा था, वो क्यों बोल रहा था वो आपको समझ आएगा। देखिए चीजें उस टाइम क्या परिस्थितियां थी, ये सब कुछ उस टाइम जिन्ना फुल मूड में थे कि वो कैसे ना कैसे करके आर्मी को भेजें इंडिया में और हमला करके पाकिस्तान को ले लें। उन्होंने इसके लिए अपने मिलिट्री जनरल से भी बोला। बट बात क्या थी, ब्रिटिश थोड़े से तो समझदार इसमें ये रहे कि उस टाइम तक जो इंडिया था और जो पाकिस्तान था, दोनों की मिलिट्री एक ब्रिटिश कमांडर के हाथ में ही थी। उन्होंने पूरी तरीके से इंडिया को नहीं दी थी, क्योंकि उनको पता था कि ये, उन्होंने देख रखा है जो यूरोप में जितने सारे लैंड को लेके एरिया को अपने मर्ज करने के लिए लड़ाइयाँ होती है, तो उनको पता था कि इंडिया में ही वैसा कुछ होने वाला है। तो उन्होंने ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला था और अच्छा सॉल्यूशन भी था। तो वो गए, उन्होंने बोला कि, जिन्ना ने बोला कि आप युद्ध करिए, आप हमला करके ले लीजिए। तो उन्होंने कहा हम हमला क्यों करेंगे, उनने तो अपने मर्जी से एसेशन साइन किया है, जो हरि सिंह का एसेशन है उन्होंने मर्जी से साइन किया है। बट ये मानने को तैयार नहीं कि नहीं आप तो हमला कीजिए। तो इन्होंने मना कर दिया ब्रिटिश, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो भी ब्रिटिश कमांडर, हम भी ब्रिटिश कमांडर, हम ब्रिटिश एक दूसरे पे क्यों हमला करेंगे। तो ये उनकी जितनी भी जिन्ना की कोशिशें थी वो तो नाकाम हो चुकी थी। बट उस टाइम हुआ क्या कि जो यूएन में जा रहा था, प्लेबिसाइड भी हो गया था, हैदराबाद में भी कुछ वो चल रहा था, वो हम आगे देखेंगे। तब हम इस वाले पोर्शन पे आएंगे जो मैं यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, 2 नवंबर को नेहरू ने स्पीच दी। इसी को लोग क्रिटिसाइज करते हैं। इस स्पीच में कुछ नहीं, उन्होंने ये कह दिया था कि हम कश्मीर में प्लेबिसाइड करवा देंगे। अब ये क्यों कहा, इसका क्रिटिसिज्म क्यों है, वो आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था, हाँ इससे बेहतर डिसीजन जरूर हो सकता था। बट ये कहते हुए मैं नेहरू को क्रिटिसाइज करने लगूं कि नहीं उनके तो इंटेंशन ही खराब थे, तो हम इंटेंशन पे तो, उनकी नीयत पे तो हम शक नहीं करेंगे। हाँ थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, अगर ये नहीं होता तो शायद हम अच्छी परिस्थिति में जरूर होते। तो क्या हुआ, 31 दिसंबर 1947 में नेहरू ने ये डिसाइड किया कि यार ये इशू को हम यूएन में ले जाते हैं पाकिस्तान का, क्योंकि ऐसे तो सॉल्व होने वाला नहीं है। क्योंकि वहां से भी जो आर्मी है वो बारामूला वो सब तो चल ही रहा था, वो लोग वापस जा नहीं रहे थे। तो जो इतना सब चल रहा था, लड़ाइयाँ चलती रही, पाकिस्तान भी हमला करने लगा था।
तो उन्होंने कहा इस इशू को यूएन में ले जाते हैं। अब आप जो लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो यूएन में हम गए हैं, हमने इस पूरे चैप्टर को अंडर चैप्टर 6 रजिस्टर किया है, ना कि चैप्टर 7। मतलब चैप्टर 6 में ये होता है कि जो भी उनका वो रहेगा वो हमारे पास चॉइस रहेगी कि उसको मानना है या नहीं मानना है। चैप्टर 7 मतलब वो बाउंडेशन है। तो एक ये बात तो अच्छी हुई थी कि हमने चैप्टर 6 के अंडर उसको रजिस्टर किया, ना कि चैप्टर 7 के अंडर। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि नेहरू को आप डायरेक्ट क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। आगे जब 21 अप्रैल आई, यहां पर जो रेजोल्यूशन आया है यूएन का, यहां पर सब कुछ कहानियां हैं। यूएन रेजोल्यूशन 21 अप्रैल 1948 में 3 बातें कही। पहला, सीज फायर होता है, जैसा जो जैसा है वहां स्टैच्यू बोल दो, सब लोग वहीं रुक जाएंगे, उसको सीज फायर बोल देते हैं। वहां पर एक लाइन खींच देंगे, वो एलओसी हो जाएगी। पहला ये टर्म थी सीज फायर। दूसरा था ट्रूथ एग्रीमेंट, और ट्रूथ एग्रीमेंट को ही आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा। इसमें 3 क्लॉज थे। पहली बात थी, उन्होंने यूएन ने बोला कि सबसे पहले जो पाकिस्तान है उसने ये तो एक्सेप्ट कर ही लिया था कि हमारी आर्मी है, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो आर्मी है ना, सबसे पहले आप उसको वापस करो। दूसरा, आप ये भी बोल रहे हो कि आपने जो सिविल ड्रेस में लोगों को भेज रखा है, जो अब वहां पर जो कश्मीर की वोटिंग होनी है तो कम से कम कश्मीर के लोग तो हों, आपने तो अपने लोगों को वहां पे बिठा रखा है। तो उन्होंने कहा दूसरा पॉइंट है कि उन लोगों को ही वापस बुलाओ। और फिर जब ये 2 प्रिंसिपल, जब आपकी आर्मी और आपके लोग वापस चले जाएंगे और यूएन इंडिया को बताएगा, उसके बाद इंडिया को क्या करना है, अपनी मिलिट्री को धीरे धीरे श्रीनगर से बाहर ले जाना है। जब ये तीनों क्लॉज फुलफिल हो जाएंगे, फिर अदर में लिख दिया था कि इसके बाद हम प्लेबिसाइड कंडक्ट कराएंगे और जिनके साथ उनकी जनता को होना है कश्मीर की, वो उनके साथ हो जाएंगे। अब आप बोल रहे होंगे प्लेबिसाइड का, आप देखो आपने बताया था नेहरू जी ने जो कहा है स्पीच में, देखो प्लेबिसाइड आ गया, क्या जरूरत थी, अच्छा खासा हमारे साथ आ तो रहे थे। अब इस चीज को आप समझिए थोड़ी हैदराबाद वाले पॉइंट से। अभी तक हमने जूनागढ़ को तो सॉर्ट आउट कर दिया था प्लेबिसाइड से, बट इस टाइम हैदराबाद का भी तो स्टैंड स्टिल खत्म हो रहा था। जो नवंबर 1947 में कंप्लीट हुआ, वो यहाँ पर आके वन ईयर कंप्लीट होने वाला है उसको। अब जिस चीज को 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ पर भी कुछ सॉल्व करना है। और बात क्या हुई, जो स्टैंड स्टिल 1 साल हुआ ना, जो हमारा थोड़ा सा ध्यान हटा, उस टाइम पे जो MIM पार्टी थी, जो आज ओबीसी जी हैं वो उसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, तो MIM जो पार्टी थी, उन्होंने पूरा नवाब को हेल्प किया। वो भी यही चाहते थे कि हम लोग क्या करें, पाकिस्तान से जुड़े। तो इन लोगों ने रजाकार बनाया। रजाकार एक वॉलेंटियर हैं, तो 1 लाख से लेकर 2 लाख लोगों को इनने वॉलेंटियर बनाया। और इन लोगों ने वो 1 साल जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, उसमें गजब का आतंक मचा दिया। उनने पूरा इंश्योर कर दिया कि पाकिस्तान से ही मिलना है। अगर कोई ये कह दे कि हमें पाकिस्तान से नहीं मिलना, तो बस फिर तो रजाकार देख लेंगे उन लोगों को। तो ये चीजें चालू हुई उस टाइम पे, इतने एक्सट्रीमिज्म चालू हुआ। आप जानते हैं ऑपरेशन पोलो, ये चीज कौन देख रहा था, वल्लभ भाई पटेल। उनने 13 नवंबर 1948 उनने बोला कि बहुत हो गया, 3-4 दिन की बात है। उनने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। लोग गए, 3 दिन तो नहीं, खैर 5 दिन लगे। 5 दिन में हैदराबाद जो लोग थे, रजाकार थे, सब लोगों को शांत करा के, उस टाइम भी काफ़ी बड़ा मैसेक्रे हुआ था। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से सब चीज़ें हो गई थी। इतना आसानी से हैदराबाद हमारे साथ नहीं आया था, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ये सब होने के बाद उन लोगों ने अपना हैदराबाद हमारे अंडर आ गया, ऑपरेशन पोलो सक्सेसफुल। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 31 दिसंबर सीज फायर हो गया, बट इसी टाइम पे नवाब ऑफ हैदराबाद कहाँ चले गए, यूएन। अब वो भी यूएन जा चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं नहीं साहब, मिलिट्री नहीं थी वो, तो क्या पुलिस थी, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी पुलिस तो, बट स्टिल वहां पर एक केस तो चल रहा है ना। हमारी छवि देखिए, हम एक नया राष्ट्र है, नया देश है, हमारा एक मुद्दा पहले से ही पेंडिंग है कश्मीर का, और एक नया मुद्दा जा रहा है हैदराबाद का। एक नए देश के सामने कितने स्ट्रगल्स हैं, आप ये सोच रहे हैं। तो खैर उनसे बोला गया नेहरू जी से कि थोड़े दिन रुक जाइए, कश्मीर को हम अपने अंदर ही कर लेंगे, थोड़ी सी तो बात है। स्टिल 31 दिसंबर को हमें सीज फायर को मानना पड़ा, और अच्छा रहा। मैं बोलता हूं कि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। हाँ, स्थितियां अच्छी हो सकती थी, प्लेबिसाइड बोलना जरूरी नहीं था, बट स्टिल जिस तरह का एक सिनेरियो था, क्योंकि जिस दिन हम यूएन में थे
नेहरू जी की गलती ये भी नहीं है, क्योंकि नेहरू जी को थोड़े से आइडियलिस्ट विचारधारा के थे, तो उनको लगता था कि सब भले करने ही बैठे हैं। जैसे उन्हें ब्रिटिश पे काफी ज्यादा वो था भरोसा कि नहीं ब्रिटिश तो यूएन में हमारा साथ देगा। बट आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटिश के अपने इंटरेस्ट, ब्रिटिश बोलता था कि नहीं नहीं कोल्ड वॉर है, इजराइल बन चुका है, ब्रिटिश और यूएस को ये लगेगा इजराइल हमने एक क्रिश्चियन देश बना दिया है, ऐसा कोई और देश है नहीं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को मुस्लिम देश बना के उसका सपोर्ट करते हैं, तो जो मुस्लिम्स हैं अरब वाले वो भी थोड़े सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, नहीं नहीं हमारा भी तो पाकिस्तान है, इजराइल अकेला नहीं है। तो ये सब उनकी खुद की पॉलिटिक्स चल रही थी। तो इसके चक्कर में वो लोग क्या करते थे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। इसी के चलते हुए उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएस और ब्रिटेन किससे लड़ रहे हैं, यूएसएसआर से, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट वो कम्युनिज्म अपने कैपिटलिज्म। अब वो क्या करते, इंडिया ने तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट साइन कर लिया, और जो नेहरू जी का काफी अच्छा वो विचार था, बट स्टिल अगर हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट साइन कर रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं है, तो ब्रिटिश को ये भी तो इंश्योर करना है कि हमारी भी कोई पार्टी हो एशिया में। अब इंडिया तो उनका साथ नहीं दे रहा है, तो उनका साथ कौन दे रहा है, उन्होंने कहा पाकिस्तान एक अच्छा वो है, तो उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करना चालू करा। पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी अच्छी थी, आराम से रशिया तक का उनका मिल भी गया था एक्सेस। तो उन लोगों ने कम्युनिज्म कोल्ड वॉर के चक्कर में ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स चल रही थी। तो यूएन में जो हमें लगा था कि नहीं नहीं हमारे फेवर में चीजें आएंगी, हम सब कुछ हमारे साथ होगा, यूएस हमारा साथ देगा, ब्रिटेन हमारा साथ देगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं कोल्ड वॉर के चक्कर में। और उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसके चलते उनने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो यूएन में थोड़ा सा और हमें बैकलैश और एक बैक स्टैबिंग वाला किस्सा झेलना पड़ा। तो ये सब चीजें हैं जो हुई। और इसके बाद जो सीज फायर आ गया, सीज फायर मतलब आज भी आप देखते हैं वही है, सीज फायर हो गया, जो जहाँ है वहीं पर रुक जाइए, जिधर रुक गए हैं वहां पर एक एलओसी खींच देते हैं। ये सब चलता रहा, यहाँ जाके सीज फायर हमने अटेन किया और थोड़ी सी शांति आई। फिर कुछ साल बाद 1965 में आप फिर देखेंगे कि एक नया वॉर चालू होता है। तो ये सब चीजें देखिए, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं, अगर आपको डायरेक्ट बोलना होता तो आप काफी आसानी से बोलते थे नहीं नहीं ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। बट आप जब बैकग्राउंड देखते हुए चलते हैं तो आपको समझ आता है कि नहीं नहीं उतनी भी गलत नहीं थी चीजें, क्योंकि परिस्थितियां भी देखनी पड़ती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 1965 कुछ सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर से लड़ाई करनी पड़ी और अगले में फिर उनको हराना पड़ा। हाँ, आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि पाकिस्तानी हिस्ट्री से बिल्कुल बच के रहना, क्योंकि वो तो यही बोलेंगे कि पाकिस्तान ने हराया इंडिया को। तो ध्यान रखना कि उससे बच के रहना है। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और पढ़ते रहिए। पढ़ना सिर्फ आइसोलेशन में नहीं है, कनेक्ट करके पढ़ना है, इंटरलिंकेजेस डेवलप करनी है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।